नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत की बात। लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया तो उन्होंने एक ऐसी बात कही थी जिसने इस वक्त पूरे देश की राजनीति और सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगलों में हथियार उठाने वाले नक्सली तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन असली खतरा अब दिमागी नक्सलियों से। उन्होंने चेताया कि ये लोग सत्ता के गलियारों, कमेटियों और विचारों में बैठकर देश को पीछे धकेलने और युवाओं को भटकाने की ताक में रहते हैं। इसलिए इन्हें पहचानना होगा और समाज से अलग थलग करना होगा। लेकिन इस बयान के आते ही देश की सियासत इस समय दो फाड़ हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों, छात्रों और आलोचकों को और विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने की वैचारिक घेराबंदी है। वहीं सत्ता पक्ष का तर्क है कि जो लोग लोकतंत्र की आड़ में देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं और हिंसक विचारधारा का समर्थन करते हैं, उन्हें बेनकाब करना देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। इस गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता और कांग्रेस से राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत। इससे पहले कि हम आपको अपने दोनों मेहमानों से मिलवाएं, आपको पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनवाते हैं जिसने इस समय पूरे भारत में हलचल मचा दी है। रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। तो आइए अब आपको हम अपने मेहमानों के पास ले चलते हैं। कांग्रेस से जुड़ रहे राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत जी। सुरेंद्र जी, पहले तो स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। एक सवाल जो बनता है वो ये है कि यदि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि देश में हिंसा फैलाने वाली विचारधारा और माओवाद के जो वैचारिक समर्थक हैं उनसे सतर्क रहने की जरूरत है, तो फिर इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? जो माओवाद से और हिंसा का समर्थन कर कौन रहा है ये जी तो बताइए ना। एक तरफ तो आप कह रहे हैं माओवादी खत्म हो गए जी तो, और दूसरा आप दिमागी नक्सल किसे कह रहे हैं? जिनके पास दिमाग होगा उसी को तो आप कहेंगे ना। जी ये जो बद दिमाग या बेदिमाग भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, जी ये हर उस आदमी को जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं है उसको आप कुछ भी कह लीजिए। ठीक है भाई, हम हैं दिमागी नक्सल हैं हम। आप भी हो सकते हो, अगर आपके पास दिमाग है तो आप भी दिमागी नक्सल हो जाओगे। नहीं, लेकिन ये तो आप मानेंगे कि तमाम यूनिवर्सिटीज, तमाम एनजीओ, तमाम संगठनों के जरिए ऐसी कोशिशें होती रही हैं युवाओं को बरगलाने की, हिंसा की तरफ ले जाने की। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी इस तरह की चीजें निकल के सामने आई थी तमाम विश्वविद्यालयों के अंदर से। तो कार्रवाई तब भी होती थी। क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी, पहले से होती आई है जी। लेकिन सरकार का काम क्या है, पार्टियों का काम क्या है? भाई अगर ये देश क्या एक विचारधारा का है? जी इस देश में विभिन्न विचारधाराएं हैं। जी इस देश में कांग्रेस की भी विचारधारा है, इस देश में भाजपा की भी है, समाजवादी पार्टी की भी, कम्युनिस्टों की विचारधारा भी है, अल्ट्रा लेफ्ट भी, अल्ट्रा राइट भी। लेकिन किसी को भी आप देशद्रोही कह देंगे। विश्वविद्यालयों में तमाम विचारधाराओं के लोग रहते हैं, साथ में एक दूसरे से भी संघर्ष करते हैं, और जब छात्र हितों की बात आती है तब साथ मिलकर के भी संघर्ष करते हैं। एबीवीपी भी हमारे साथ आती है, एनएसयूआई भी हमारे साथ आती है, छात्र सभा भी आती है, बहुजन की भी आती है, आप पार्टी की भी आती है छात्र हितों में। आप विभिन्न विचारधाराओं को आप ये क्यों नहीं कहना चाहते कि हम अनेकता में एकता खोजते हैं? जी आप खाम में किसी को भी आप दुश्मन क्यों कह देते हैं? किसी को भी आप नक्सली, किसी को भी आप पाकिस्तानी कह देते हो?
जी ये जो मूल रूप से है क्या कि इनके पास विचार नाम की चीज नहीं है। और जेनजीज आंदोलन हो, चाहे छात्रों का आंदोलन हो, चाहे बेरोजगारों का आंदोलन हो, चाहे युवाओं का आंदोलन हो, जी ये सवाल नहीं ले सकते। जी हमारे इस देश में तो सनातन धर्म भी रहा, हमारे इस देश में बुद्ध धर्म भी आया, हमारे इस देश में जैन धर्म भी आया, हमारे जी इस देश में सिख धर्म भी आया, इस्लाम भी आया। सारे सब लोग हमारे पास आए ना, हमने सबको समाहित किया ना। जी तो विचारधाराओं से इनको प्रॉब्लम क्या है? हमारी जी ये समझ से बाहर है। जो आदमी संविधान तोड़ेगा उसके खिलाफ हम आपराधिक मुकदमा दायर करेंगे। जी संविधान तोड़ने वालों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन विचारधाराओं की मत भिन्नता तो हमेशा से थी, हमेशा से है और हमेशा रहेगी। लेकिन मतभिन्नता को लेकर तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि यदि उनके विचारों से कोई असहमत है तो वो कोई दिमागी नक्सली है। ऐसा तो उनके भाषण में जाहिर नहीं हुआ है। अरे तो उनके भाषण से जाहिर क्या हुआ? ये कहना क्या चाहते हैं ये तो बता दें हमसे। जी भाई नरेंद्र मोदी क्या कहना चाहते हैं, जी या फिर जो है उनके लोग क्लियर करें वो हाँ, कहना इसीलिए क्या हम अब चाहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हैं, उनसे हम जवाब लेंगे जो आप सवाल खड़े कर मेरा रहे हैं। मेरा मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि ये भारतीय जनता पार्टी लिटमस टेस्ट करती है। जब लोगों का विरोध आया, नल नील कोल पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान अल्पसंख्यक सबका विरोध आया तो पीछे हट गए। उसी तरीके से इन्होंने कहा जब किसान धरने पर बैठे, कहा साहब किसान पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। उसके बाद जब इनको समझ में आया कि किसान नुकसान कर देगा, सारे काले कानून वापस ले लिए, किसानों को देशभक्त बनाने लग गए। उसी तरीके से जब छात्रों का आंदोलन, जेनजीज का आंदोलन आया, जेनजीज को नक्सली कहा गया, जेनजीज को आतंकी कहा गया, जेनजीज को पाकिस्तानी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, कॉकरोच कहा गया। आप बताओ मेरे को। और उसके बाद फिर उन्हीं सब लोगों से, उन्हीं पाकिस्तानी, खालिस्तानी और वो करके पैलेट गन उनके ऊपर चलाई गई, लाठियां चलाई गई। और उसके बाद फिर रात में आकर के 12 बजे रील भी बना रहे हैं जब आंदोलन लगा कि इनके सर लेकिन से ऊपर इसमें चला जा रहा है। सुरेंद्र जी, आपको ये भी तो मानना पड़ेगा कि दिल्ली के जंतर मंतर के अलावा आंदोलन तो रांची की सड़कों पे भी हुआ था, पर कांग्रेस का स्टैंड वहां क्यों बदल है? जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं बदला। क्यों बदला हमारा स्टैंड? आप पढ़ वहां के कांग्रेस आइए, के आप बड़े बड़े चलिए नेता मेरे धरना साथ। देने नहीं गए थे, लेकिन रांची में क्यों कांग्रेस क्या, तो वहां पर हमारी सरकार है तो भाजपा के नेताओं को धरना देना जाना चाहिए। वो उन्होंने दिया है, उन्होंने बंद किया है। एबीवीपी ने वहां पे अरे काफी कार्रवाई की है। एक एबीवीपी ने तो गुंडे की है, एबीवीपी ने तो आतंकी काम किया है, एबीवीपी तो नहीं, ये तो हिंसा आप का पे सहारा आरोप ले। है। ये तो आप ये आरोप हमारे लगाएंगे, फिर वो आरोप भी नहीं आरोप है। लगाएंगे आपके ऊपर। हमारे आरोप नहीं है, ये बाकायदा प्रमाण के साथ है। हम तो जी कहते हैं कि राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री आवास घेरा था। मैं चुनौती देता हूं नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को, जाएं वो मुख्यमंत्री आवास घेरे। ये दोनों लोग आएंगे, आवास घेरने के लिए आएंगे, हम इनका स्वागत करेंगे फूल माला से। हम चाय भी पिलाएंगे इनको, खाने के टाइम खाना भी खिलाएंगे। और हम इनके ऊपर कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करेंगे। जहां जी पर जिसकी सरकार है उसके विरोध में अगर कोई भी नेता जाता है तो हम, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सम्मान के भाव की बात है। सुरेंद्र हम जी, तो कहते हैं झारखंड मेरा में एक जाए। सवाल है। सुरेंद्र जी, मेरा एक सवाल है। बीते रोज अटल जी की पुण्यतिथि थी। आपको याद होगा, अटल जी लंबे समय तक विपक्ष के नेता थे और उनकी जो भाषा का जो स्तर था उसके कायल तो सत्ता पक्ष के लोग भी थे। अटल जी जब भी अपने मुद्दे रखते थे, कभी भी उनकी भाषा की मर्यादा को उन्होंने नहीं तोड़ा। राहुल गांधी भी आज विपक्ष के नेता हैं, लेकिन जब भी वो प्रधानमंत्री को लेकर, गृह मंत्री को लेकर या सरकार को लेकर सवाल उठाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह की भाषा का उपयोग होता है, क्या आपको नहीं लगता कि वो आपत्तिजनक है? क्या आपको नहीं लगता कि यदि भाषा इस स्तर पे होगी तो कभी भी संवाद पैदा ही नहीं हो पाएगा? यद्यपि संवाद स्थापित करने का पहला जो कर्तव्य है वो सत्ता पक्ष का है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव बना रहेगा तो कहीं ना किसी को तो पहल करना होगी। अटल जी से तो सीखा ही जा जब सकता है। बिल्कुल सीखा जा सकता है। जब अटल जी विपक्ष के नेता थे तब हमारे नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, नरसिम्हा राव साहब, राजीव गांधी जी, इनमें से किसी एक नेता का एक बयान दिखा जी दीजिए जिसमें उन्होंने प्रतिपक्ष को 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा हो, या भाजपा की विधवा किसी को कहा हो। खैर भाजपा वाले शादी नहीं करते, ठीक है ना, भाजपा की विधवा कहा हो, किसी को बिलो द बेल्ट कोई एक शब्द किसी प्रधानमंत्री ने कहा हो, किसी प्रधानमंत्री ने सदन में, अटल जी, क्या नाम, मनमोहन सिंह जी ने, नरसिम्हा राव साहब ने, राजीव गांधी ने कभी किसी को सूर्पणखा कहा हो, और राहुल किसी को गांधी, रामजादे राहुल हरामजादे का। गांधी अरे सुनिए ना, जब जी जब
देखिए एक चीज जान लीजिए आप, अगर आप सवाल 5 मिनट करते हैं तो इस जवाब सवाल तो सुनने मैंने की बहुत छोटा सा 2 मिनट। किया आपसे, नहीं, भाषा को छोटा सा लेके। नहीं कि एक बार चेक कर लीजिएगा मेरे सवाल, जी अपना सवाल भी चेक कर लीजिएगा, मेरा जवाब भी चेक कर जी जी लीजिएगा, ये तो जी, बोले डिजिटल है, बोले, आपके पास होगा ही होगा। बोले आप तो बोले। बीच में इतने इतने आतुर मत होइए। नहीं, मैं तो सवाल आपके समय करते का हैं ख्याल तो कर रहा हूँ, उसको, इसलिए जल्दी आपको कर रहा नहीं, हूँ। मेरे मेरे समय का मैंने कहा ना आपसे, जब आपने सवाल किया तो मैं जवाब दे रहा हूं। जी जी, बोले। प्रधानमंत्री जी अपना उच्च स्थान बना करके रखे, कोई भी पक्ष का नेता आपसे उल्टी सी वो तो कुछ नहीं करेगा। जी बताइए ना, इंदिरा जी का कोई बयान ले लीजिए, नरसिम्हा राव साहब का ले लीजिए, या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का ले लीजिए, या फिर क्या नाम किसी का भी ले लीजिए, राजीव गांधी जी का ले लीजिए। अब जी आज की डेट में भाषाई मर्यादाएं जब नरेंद्र मोदी जी तोड़ेंगे तो फिर आप विपक्ष को ज्ञान मत दीजिए। जी जी, ठीक है सुरेंद्र जी, आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया, बहुत शुक्रिया। और सुरेंद्र जी का आग्रह था कि वो 1-to-1 चर्चा करेंगे, और डिबेट में जो है बीजेपी प्रवक्ता का वो सामना अभी नहीं करेंगे फिलहाल, लेकिन 1-to-1 ही अपनी बात रखेंगे, तो हमने उनकी बात का मान रखा और उनको अपनी बात रखने का मौका दिया। अब हम चलते हैं, हमारे जो दूसरे मेहमान हैं बीजेपी के प्रवक्ता अजय धवले जी, उनके पास चलते हैं, और जिन सवालों को सुरेंद्र राजपूत जी ने उठाया है उनके जवाब जरा तलाशने की कोशिश करते हैं। क्या अजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं? जी मैं जुड़ा हूँ आपके साथ में। जी जी, अजय जी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी जी जी। अभी जैसा कि आप सुन रहे थे, सुरेंद्र सिंह राजपूत बोल रहे थे कि भाषा की मर्यादा जो है, यदि सत्ता पक्ष नहीं रखेगा तो विपक्ष भी जैसे को तैसा के भाषा में जवाब देगा। तो एक तो इनके जो सवाल हैं, मैं चाहूंगा कि उसमें आप अपना जवाब रखें, और दूसरा ये कि आखिर सवाल तो खड़ा हुआ है कि दिमागी नक्सली कौन है? जी अभिषेक जी, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में वो सारी बातें स्पष्ट की कि उन्होंने किन लोगों के लिए उस संबोधन को दिया। जी पहले तो उन्होंने वो विषय भी बताए कि जिन्होंने देश में डर का माहौल उत्पन्न किया, जिन्होंने डर फैलाए। आप चाहे कोविड के वैक्सीनेशन का समय याद कर लीजिए, कई ऐसे नेता थे, कई ऐसे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे जिन्होंने कहा था कि वैक्सीन नहीं लेनी है, इस वैक्सीन से कुछ ना कुछ आपको बीमारियां हो जाएंगी। जिन्होंने उस समय डर पैदा किया। हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर के समय एक डर पैदा किया गया कि नहीं नहीं भारत के जेट गिर गए। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से देश के संसाधनों को लेकर, अभी हमने देखा हाल ही में मिडिल ईस्ट का क्राइसिस था, देश में समूचे विपक्ष ने एक डर उत्पन्न कर दिया कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा, गैस खत्म हो जाएगी। तो जो हमेशा से देश को अपनी हम कहेंगे कि ओछी राजनीति के लिए हमेशा से देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। जी आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सुधांशु जी की पत्रकार वार्ता थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से जब प्रेस को संबोधित किया, उन्होंने कुछ उदाहरण दिए कि दिमागी नक्सल वह है जिन्होंने हाफिज सईद को, जिन्होंने साहब का, जिनको उसमें साहब नजर आता था, याकूब मेनन की के लिए जब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आया था, जब उसको फांसी की सजा सुनाई जा रही थी, तब जिन्होंने जुडिशियल किलिंग कहा था विपक्ष के नेताओं ने, ओसामा में जिनको जी नजर आता था, जाकिर नाइक को जो शांति का मसीहा कहते थे, जिनसे फंड लेते थे, इशरत जहां को जो एक टेररिस्ट थी जिसके लिए उनको बेटी नजर आती थी, बुरहान वानी जो एक जिसने एक टेरर का पर्याय बन गया था कश्मीर में, वो एक भटका हुआ नौजवान जिनको लगता था, और भारत का सेना प्रमुख जिनको सड़क छाप गुंडा लगता था। ऐसे नेताओं को, ऐसे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आज की परिस्थिति में, ये वास्तविकता में, अरे वास्तविक नक्सलियों का तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में सफाया कर दिया। लेकिन अभी हम सुरेंद्र राजपूत जी को सुन रहे थे, आपने उनसे जिस प्रकार के प्रश्न पूछे, उन्होंने कहा था कि भाषा की मर्यादा भारतीय जनता पार्टी ने लान दीजिए। आप एक पार्लियामेंट्री सेशन उठाकर देख लीजिए, या आप एक राहुल गांधी जी का बयान उठाकर देख लीजिए, जब से वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने, उसके पूर्व भी जब से वो देश की राजनीति में है, उनका जिस प्रकार से असभ्य व्यवहार रहा है, तू तड़ाक की भाषा रही है, चाहे अपने से बड़ों के लिए बात करने की हो, राजनीतिक मर्यादा को वो जिस प्रकार से लांघते हैं, हमने अपने सबने देखा। वो अभी मिलाने की बात करते हैं, लेकिन किस प्रकार से वो देश की पार्लियामेंट में संसद चल रही थी, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के गले मिलने गए। लेकिन ठीक है, खैर वो उनके संस्कार है, उनकी मर्यादा है, उनको जो सिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से ये कहती है कि आज देश के लोकतंत्र को जो अंदर से खोखला कर रहे हैं, जो हमारी डेमोक्रेसी को थ्रेट है, उन लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया था कि दिमागी नक्सल के रूप से। और वास्तविकता से यदि भारत को बलशाली बनाना है, भारत को विकसित बनाना है, तो जो अपने आप में देश की न्याय प्रणाली पे, देश के चिकन नेक के टुकड़े करने वाले लोग हैं, हमने सबने देखा है जेएनयू में जिस प्रकार से नारे लगते थे, शर्जील इमाम जिस प्रकार से नारे लगा रहा था कि भारत के टुकड़े करने और चिकन नेक को हम काट देंगे, तो ये कौन लोग थे, इनके पीछे कौन लोग हैं?
इनका क्या नेक्सस है, मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये वो सारे लोग हैं जो दिमागी नक्सल हैं। और आज हम तो देख रहे हैं कि जिन्होंने पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री देश के रहे चिदम्बरम साहब, चिदम्बरम जी का स्टेटमेंट है कि मैं दिमागी नक्सल हूं। वो जी। व्यक्ति जो अपने तो कार्यकाल में ये कहना मैं था वही आपसे पूछने जा कि रहा हूँ कि अपने सुरेंद्र जी बार बार इस बात की ओर इशारा कर रहे थे अपने इंटरव्यू में कि प्रधानमंत्री मोदी का इशारा अपने विपक्षियों की तरफ है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ है कि वो उनको कहना चाह रहे हैं दिमागी नक्सली। क्या वास्तव में ऐसा है, या वास्तव में अभिषेक वो? जी, जी जी बोलें। अभिषेक जी, जो लोग वास्तविक नक्सल जो बंदूक उठाकर देश को खोखला कर रहे थे, ये जी दिमागी नक्सल जो है, ये अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने कहेंगे कि एक स्पेशल मोडस ऑपरेंडी से देश को जो अंदर से खोखला करने का काम कर रहे हैं। जी आप उनको देखिए, उनकी भाषा को देखिए, उनके जिस प्रकार से देश के विरोध में उनके जो बयान रहते हैं उसको देखिए, कहीं ना कहीं विदेशी धरती पर जाके भारत को नीचा दिखाने वाले काम करने वाले लोगों को देखिए, ये वास्तविक रूप से दिमागी नक्सल है। आज देश को यदि कहीं से खतरा है तो इन आंतरिक नक्सलियों से खतरा है, जो इस प्रकार से देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं, हमारी डेमोक्रेसी को खोखला करने का काम कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को खोखला करने का काम कर रहे हैं, वास्तविक रूप से दिमागी नक्सल। अच्छा अजय जी, सीधे सीधे पूछ लिया जाए, जो कांग्रेसियों के आरोप हैं या जो विपक्षी दल के नेताओं के आरोप हैं कि जो सरकार से सवाल करता है, जो सरकार की आलोचना करता है, क्या वो दिमागी नक्सली है? अभिषेक जी, ये पहली बार है कि ऐसी देश में सरकार आई है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से व्यक्त करने दे रही है। जी आर्टिकल 19 को कभी भी ना हमने सप्रेस किया, ना आर्टिकल 19 का कभी वॉयलेशन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाइयां हुई है। आपने जी देखा इतना बड़ा जनजी का आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने संवाद बना के रखा, जो छात्रों की मांग थी वो सारी मांगे पूरी की। और जी दूसरी तरफ एक जनजी का आंदोलन चल रहा है झारखंड में। आपको लगता है कि ऐसी संवाद करने वाली सरकार है, आलोचना को सुनने वाली सरकार है? राहुल गांधी चिट्ठी पे चिट्ठी भेजे जा रहे, कितने एक फोन कॉल दूर है उनसे हेमंत सोरेन, लेकिन क्या अलायंस का पार्टनर होने के नाते राहुल गांधी या समूची कांग्रेस ने जिम्मेदारी उठाई? बिल्कुल भी नहीं। तो ये डेमोक्रेसी को खोखला करने वाले लोग एक तरफ तो अलग स्टैंड लेते हैं, दूसरी तरफ ये डायलेमा में रहते हैं। ऐसे डबल स्टैंडर्ड से देश का लोकतंत्र नहीं चलेगा। आज कांग्रेस और समूचा विपक्ष, जो कांग्रेस के अलाइज है, जिन्होंने सिर्फ कटघरे में खड़ा करने का काम किया हमारे संविधान को, वो आज एक्सपोज हो चुके हैं। ये संविधान की बात करते हैं, लेकिन उसी संविधान में भारत को एक राष्ट्र कहा गया, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया। चिकन नेक को काटने वालों का ये समर्थन करते हैं। आधी रात में कोर्ट के ताले जिन्होंने खुलवाए थे अफजल गुरु के लिए, वो आज हमसे बात कर रहे हैं। शर्जील इमाम के लिए जो बारों बार बेल की एप्लीकेशन लगा रहे, वो आज हमसे बात कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन बहुत स्पष्ट था, ये उन लोगों के लिए, और ये उनको करारा तमाचा भी लगा है। देखिए एक के बाद एक आके अजय जी, जिन्होंने हमारी सेना पे अब प्रश्न चूंकि वो उठाए, चले गए, जिन्होंने हमारी हमने उनको मौका दिया था, सुरेंद्र जी को मौका दिया था कि वो सामना करें बीजेपी प्रवक्ता का, लेकिन वो नहीं किया उन्होंने। तो मैं एक चीज आपके सामने रख देता हूं कि जब देश में अपने पास जांच एजेंसी है, अपने पास कठोर कानून है, और यदि ऐसा लगता है सरकार को कि किसी कमेटी में, किसी विश्वविद्यालय में, या किसी संस्था में, या किसी एनजीओ में कोई ऐसा तत्व है जो कि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, तो कानूनी कार्रवाई की जाए। बयानबाजी करके एक तरह से माहौल क्यों क्रिएट करना? समक्ष है, उदाहरण आपके सामने बहुत है। शर्जील इमाम जैसे लोग आज जेलों में बंद हैं, उनके ऊपर कठोरतम कानून के तहत कार्रवाइयां हुई हैं। हमने ऐसे कई लोग देखे। अभी दिल्ली में जो दिल्ली दंगों का अपराधी था, जिसने हमारे डीएसपी की हत्या की थी, वो आज, ऐसे सारे जो लोग थे वो आज जेलों में है, लेकिन निश्चित तौर पे उन पे भी कार्रवाइयां होगी। देश की जनता भी कार्रवाई करती है अपने जनादेश के माध्यम से। जो देश को खोखला करने वाले लोग हैं, उनको विपक्ष में बिठाकर देश की जनता ने अपना संदेश दिया। और इस प्रकार से अभी आज मैं अरविंद केजरीवाल का एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैं दिमागी नक्सल हूं। ये वही व्यक्ति है जिसने हमारी सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। ये वही व्यक्ति है जो काउंट कर रहा था कि कितने भारत के जेट गिरे हैं ऑपरेशन सिंदूर में। तो बीजेपी हो या कांग्रेस, इस वक्त इस मुद्दे पर एक दूसरे के ऊपर हमलावर है। बीजेपी को लग रहा है, सत्ता पक्ष के पार्टी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं शैक्षणिक संस्थाओं में या एनजीओ के जरिए कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो देश को आंतरिक तौर पे कमजोर करने की कोशिश करते हैं। शायद वही है दिमागी नक्सली। और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि सरकार उनसे उनकी आलोचना करने का अधिकार छीनना चाहती है। खैर, ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर है। आप भी अनुमान लगाइए कि कौन है इस वक्त दिमागी नक्सली। जो भी आपकी राय हो, में कमेंट करके जरूर बताइएगा।